बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक अनदर टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास हैं राइबोसोम्स। तो आज हम राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं और राइबोसोम्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, किस तरह राइबोसोम काम करता है, किस तरह आपस में बाइंड होते हैं, इसको भी आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारे पास टॉपिक है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनील्स हैं जिसको सेल ऑर्गेनील्स भी बोलते हैं, जो कि दोनों टाइप्स के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, पलेड। पलेड ने सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो डिस्कवर करने वाले शख्स कौन से हैं, पलेड। ठीक है, इसके साथ साथ जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बगैर मेम्ब्रेन के यानी नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस यानी इसके पास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। जब हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिल डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ यानी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मेम्ब्रेन्स मौजूद थे। या तो लिपोप्रोटीन था, या फॉस्फोलिपिड से बने थे, या फॉस्फोप्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास उसके अंदर मेम्ब्रेन्स मौजूद थी। तो हमारे पास ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे दानेदार नुमा अजसाम होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये दोनों टाइप्स के सेल्स के अंदर मौजूद होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, और साथ में यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों टाइप्स के सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, और साथ में यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, यानी ऐसा सेल जिसके पास कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद ना हो, या उसके पास कंप्लीट मेम्ब्रेनस बॉन्डेड या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद ना हो, तो कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इस तरह यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हो, तो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होता है वो डिस्पर्स होता है, कहाँ पर, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर वो पहले होते हैं। ठीक है, यानी फर्ज करा बस क्या है, एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका जो राइबोसोम होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर पहले होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनील होता है जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी मुश्तमिल होते हैं, उसके ऊपर चिपके होते हैं, और साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिस्पर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड आल्सो अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अटैच होते हैं, इसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, या साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स भी होते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भी, और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी मुश्तमिल होते हैं। साइटोप्लाज्म यानी दोनों के अंदर पाए जा सकते हैं राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर भी, साथ में कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो हमारे पास रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है, कि रिसेंट इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक डेंस मास होता है जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम की ओरिजिन कहाँ से होती है, राइबोसोम बनते कहाँ से हैं, कहाँ से निकलते हैं, और हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस।
यानी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है। तो जदीद जो स्टडी के ये रिवील करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम्स बनते हैं, फिर वहाँ से कहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, तो बनते कहाँ पर हैं? मेड इन न्यूक्लियोलस के अंदर या प्रिपेयर इन न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर इसके हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं। ये देखें, एक यूनिट राइबोसोम की ये है, दूसरी ये है। ठीक है, ये जो सब यूनिट्स कहलाती, क्या कहलाती हैं? सब यूनिट। ये लार्जर सब यूनिट हैं। ठीक है, लार्जर सब यूनिट जो कि कहलाता है 60S। और दूसरी हमारे पास ये स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो जो स्मॉलर सब यूनिट ही कितनी होती हैं? ये होती हैं 40S। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक 60S जो डोम शेप कहलाती है, इसको बोलते हैं डोम शेप। सही है, और ये क्या है? ऐसा केप बनाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं बिल्कुल ये पूरा डोम शेप है, साथ में क्या है? केप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो केप बनाने वाला स्ट्रक्चर, ये जो शेप है क्या है? स्मॉलर सब यूनिट कहलाती हैं। और ये कितने 40S होती हैं। और ये जो बड़ी यूनिट होती हैं, लार्जर सब यूनिट हैं, ठीक है, ये कहलाती हैं, ये जो डोम शेप की होती हैं ये लार्जर सब यूनिट, और ये हैं 60S की होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ही क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन दोनों का साइज इक्वल नहीं है, थोड़ा साइज में डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इनके अंदर जो बड़ी यूनिट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो क्या है? जो बड़ी यूनिट कहलाती हैं वो होती हैं 50S। ठीक है, और ये छोटी यूनिट होती है वो क्या होती हैं? वो होती हैं 30S। ठीक है, दोनों आपको आपस में जब आपस में बाइंड होती हैं तो ये बनती हैं 70S। ठीक है, यहाँ पर जो S कहलाता है, S हमारे पास क्या होता है? S होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, क्या है हमारे पास? स्वेडबर्ग यूनिट। और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो शेप होती है, ये जो साइज होता है यूनिट्स का, सब यूनिट्स का, तो ये जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं 60S, और नीचे वाली छोटी इसको क्या बोलते हैं? इसकी साइज कितना होता है? 40S। दोनों आपस में बाइंड होके कंबाइन जब होती है, आपस में बाइंड होती है तो बनती है 80S। ठीक है, 80S। एस मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यानी दोनों, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो 70S राइबोसोम्स कहलाते हैं, और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं वो 80S। ठीक है, तो दोनों हमारे पास सेल्स मौजूद हैं। यानी ये राइबोसोम्स ये भी एक्सप्लेन करती हैं एवोल्यूशन के बारे में कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं वो कहाँ से वजूद में आए हैं, कहाँ से बने हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं? स्मॉल मेम्ब्रेनस, ठीक है, वेसिकल्स, ये हमारे पास मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर अभी तक जो पता चला है कि न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस मास होता है जो कहलाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस से ही राइबोसोम्स बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, अब राइबोसोम्स हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि राइबोसोम्स होता क्या है। राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। राइबोसोम किस चीज़ से बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है, मेरे पास क्या है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दो किस्म के, यानी हमारे पास जब देखें आरएनए कंटेनिंग बॉडीज होती हैं, यानी आरएनए भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो प्रोटीन और आरएनए दोनों से मिलके बनते हैं डिफरेंट रेशो से। तो राइबोसोम्स के अंदर हमारे पास जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम के अंदर तकरीबन 40% मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन राइबोसोम के अंदर 60% के आसपास प्रोटीन है, और 40% के आसपास के अंदर क्या मौजूद है? आरएनए मौजूद है।
क्लियर यहाँ तक। तो राइबोसोम क्या है, ये किस चीज से मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन से, यानी इसके अंदर आरएनए मौजूद है, साथ में प्रोटीन भी मौजूद है। क्लियर यहाँ तक। अब ये दो यूनिट्स हैं, एक डोम शेप यानी लार्जर यूनिट है, दूसरा क्या है, केप शेप यानी 40 यानी स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। दोनों आपस में बाइंड किस तरह होता है, आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, तो दोनों कंबाइन होते हैं कंबाइंड बाय मैग्नीशियम बॉन्ड। ठीक है, यानी मैग्नीशियम के जरिए, मैग्नीशियम एक हमारे पास मेटल आयन है, इसके जरिए दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में बाइंड होते हैं। अब मैग्नीशियम, ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं, एक प्रोटीन है, एक आरएनए है। जो मैग्नीशियम बॉन्ड है वो आरएनए और प्रोटीन के दरमियान में क्या है, बॉन्ड्स हैं, जो कि मैग्नीशियम बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, कहां पर बनते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, यानी आरएनए का, यानी फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए। ठीक है, और साथ में क्या है, प्लस प्रोटीन का क्या है, एमाइनो ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, क्या है, हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम बॉन्ड फॉस्फेट यानी आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप से और अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से मैग्नीशियम क्या होता है, अटैच करता है। यानी दोनों को आरएनए का, यानी हमारे पास जो आरएनए है और प्रोटीन है, ठीक है, यानी दो यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो मैग्नीशियम आयंस इन दो यूनिट्स को, यानी जो हमारे पास लार्जर यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, इन दोनों को बाइंड करने के लिए जो आयंस रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन क्या करता है, आरएनए का जो ग्रुप होता है, क्या कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, और अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप है, एमाइनो ग्रुप। तो एमाइनो ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान एक आयन मौजूद होता है जो क्या है, मैग्नीशियम बॉन्ड है। यानी दोनों सब यूनिट जिस बॉन्ड से आपस में बाइंड होती है वो कौन सा बॉन्ड है, मैग्नीशियम बॉन्ड। ठीक है, तो मैग्नीशियम के जरिए दोनों आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। क्लियर यहाँ तक। मैग्नीशियम आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप से और एमाइनो एसिड के एमाइनो ग्रुप से बाइंड होते हैं। तो इस तरह मैग्नीशियम दोनों यूनिट्स को क्या करती है, बाइंड रखती हैं एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें हमारे पास ये एक डोम शेप है, जो डोम शेप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डोम शेप है, ये हमारे पास क्या है, केप शेप। ठीक है, ये जो साइड होती है, इस साइड में ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से क्या होती हैं, बाइंड होती हैं। यानी मैसेंजर आरएनए जिस साइड से बाइंड होती है, आपके पास कौन सा साइड है, जो केप नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम 40s स्वेटबर्ग यूनिट का नाम देते हैं, जो स्मॉलर यूनिट है उससे मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है। इस तरह इसके तीन और साइड्स होते हैं इस राइबोसोम के अंदर। ठीक है, एक कहलाता है ए साइड, एक कहलाता है पी साइड और एक कहलाता है ई साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो ए साइड होता है राइबोसोम का, ए साइड, ये पी साइड और ये क्या है, ई साइड। ठीक है, ये तीन साइड्स होते हैं कहां पर, राइबोसोम के अंदर तीन साइड होते हैं। अब ए साइड के फंक्शन अलग है, पी साइड के फंक्शन अलग हैं और ई साइड के फंक्शन अलग है। ठीक है, तो जो ए साइड है, ये जो न्यू अमाइनो एसिड को क्या करता है, अपने करीब लाता है। जो ए साइड होता है, देखें जब मैसेंजर आरएनए आता है न्यूक्लियस से, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो और टाइप के ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, वो भी मौजूद होता है। तो ट्रांसफर आरएनए में जो न्यू अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं कहाँ पर, राइबोसोम से, तो जिस साइड से बाइंड होते हैं नए अमाइनो एसिड, जिस साइड से बाइंड होते हो क्या होता है, ए साइड होता है। ठीक है, तो ए साइड क्या होता है, बाइंडिंग साइड होता है, जो न्यू अमाइनो एसिड को अपनी तरफ लेकर आते हैं। तो यहाँ पे बस क्या होता है, ए साइड। ठीक है, ब्रिंगिंग ऑफ न्यू अमाइनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म। दूसरे क्या, आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको जिस साइड में आते हैं, इस साइड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जो साइड क्या कहलाता है, ए साइड। दूसरा होता है पी साइड। ठीक है,
पी साइड क्या होता है, होल्डिंग साइड होती है, यानी होल्ड रखता है। यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। यानी प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है, जब उसकी प्रोटीन की चेन बनता है, ठीक है, तो पी साइड को क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़े रखता है, ठीक है। इस बार जो ई साइड होता है ये रिलीजिंग साइड होता है। क्या साइड होता है, ये बोलते हैं रिलीजिंग साइड, ठीक है। तो रिलीजिंग साइड में क्या होता है, जो ट्रांसफर आरएनए होता है, जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए होता है, क्या होता है, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए रिलीजिंग ई साइड से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ए साइड क्या है, अपनी तरफ अमीनो एसिड को खींचती है। पी साइड क्या करता है, जो चेन बनता है पॉलीपेप्टाइड का उसको पकड़े रखता है, होल्ड रखता है। और जो ई साइड है वो क्या करता है, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए को यहाँ से रिलीज करता है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था क्या, इसको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब राइबोसोम्स ये क्या है, राइबोसोम के क्या नाम देते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है यहाँ तक। तो राइबोसोम जितने भी हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 50 टाइप्स के जो प्रोटीन होते हैं, अबाउट 50 टाइप्स की प्रोटीन कौन बनाता है, यानी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो राइबोसोम्स ही हमारे पास वो सब यूनिट्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट साइज के डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर बनते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। बनाता कौन है, हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स एक पूरा प्रोसीजर है कि सर राइबोसोम्स बाइंड होते हैं। जैसे हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, एक हमारे पास दूसरा ट्रांसफर आरएनए होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैसेंजर आरएनए जब निकलता है, एक राइबोसोमल आरएनए भी होता है। तो मैसेंजर आरएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं उसको रीड करके बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। करते क्या हमारे पास, वो एक अलग प्रोसीजर है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।